हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम राहुल है और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। भेल के अंदर फाइनेंस सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके बीकॉम के अंदर भी एक सब्जेक्ट के रूप में आता है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर ये एमकॉम के अंदर भी आता है और आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत टॉपिक आपके 12th क्लास के अंदर भी दे रखा है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो इसको हम शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना। मींस जो आपके फंड्स है बिजनेस के अंदर उनको मैनेज करना, कि हमें कहीं से बोरो करना है या हमारे खुद के ओन फंड है, खुद के फंड है हमारे, उनको यूज करना है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंस को मैनेज करना। और इसको कौन मैनेज करता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है जो कि फाइनेंस को मैनेज करता है। इसको आगे हम डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं पहले बिजनेस फाइनेंस से। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, टू प्रोवाइड फंड टू बिजनेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करना, बिजनेस को मनी प्रोवाइड करना जब भी बिजनेस को जरूरत है। आपकी बिजनेस के अंदर जब भी मनी की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे बिजनेस को मनी प्रोवाइड करना, यही क्या है, यही है बिजनेस फाइनेंस। और फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, मनी अवेलेबल कराना कब, जब भी उसकी जरूरत है। फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। फाइनेंसिंग का मतलब होता है मनी अवेलेबल कराना उस टाइम पे जिस टाइम पे की मनी की जरूरत है। आगे हम फंड्स, हमने जाना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका मतलब क्या है, फंड्स को मैनेज करना। तो किस किस तरह के फंड्स होते हैं, फंड्स को हम 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, और तीसरा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। 3 बेसिस के ऊपर हम फंड्स को डिवाइड करते हैं। टाइम के बेसिस पे कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं, जो 5 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। मीडियम टर्म कौन से हो जाते हैं, 1 साल से लेके 5 साल के बीच के हो जाते हैं। और शॉर्ट टर्म फंड्स हमारे कौन से हो जाते हैं, जो 1 साल या 1 साल से कम के होते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स हो जाते हैं। देन ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे कैसे हो जाता है, ओन्ड फंड और बोरोड फंड। जो ओन्ड फंड है मीन्स वो हमारा खुद का फंड है, और बोरोड फंड क्या है, कहीं से बोरो किया गया है, कहीं से लोन लिया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेसिस पे कि कहीं से जनरेट हो रहा है, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। जनरेशन हमारे इंटरनल सोर्सेस से भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेस से भी। इन सबको हम आगे डिटेल में जानेंगे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मीडियम टर्म में क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या आते हैं, ओन फंड हमारे कौन से होते हैं, बोरोड फंड हमारे कौन से होते हैं, इंटरनल सोर्सेस से हमारे कौन कौन से फंड्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेस से हमारे क्या क्या फंड आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना। इट मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस को मैनेज करना। तो क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइज करना है किसको, रिसोर्सेज का, वही क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो इसके अंदर रिसोर्सेज क्या है, हमारे फंड्स, जो हमारे पैसा है, मनी है, वो हमारे क्या है, रिसोर्सेज है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, वही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, फंड्स को मैनेज, जो हमारा फाइनेंस है उसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट किया जाता है कंपनीज के अंदर, वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर है वो मेनली 3 तरह के टास्क करता है। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको मेनली 3 तरह के टास्क करने होते हैं। कौन कौन से टास्क, सबसे पहले तो उसके पास टास्क आता है कि हाँ हमारी कंपनी को इतने रुपए की जरूरत है, ये रुपए हम कहाँ से उठाएं, मीन्स कौन से हमारे सोर्सेज है जहां से कि हम इन फंड्स को एक्वायर कर सकते हैं। इनका आ जाता है एक्विजिशन ऑफ फंड, कि वो फंड ये कहां से लेके आए, जितना भी फंड को जरूरत है कंपनी को, वो फंड कहां से उठाए, या इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, या कहीं और से लोन ले ले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना होता है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। मींस कंपनी को इतने फंड की जरूरत है तो ये कहां से लिया जाए। देन सेकंड डिसीजन हो गया, वो फंड तो तुमने ले लिया, लेकिन उस फंड को अब तुम लगाओगे कहां पे, इन्वेस्टिंग डिसीजन। जो फंड तुमने उठाया है, कहीं किसी इक्विटी शेयर से लिया है, या डिबेंचर से लिया है, या कहीं और से लोन लिया बैंक से, तो उस फंड को अब आप तुम्हें कहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है। मींस
एलोकेशन ऑफ फंड, अलोकेट करना है उस फंड को। वो फंड तुम्हारे पास आ चुका है, उस फंड को अब क्या करना है, अलोकेट करना है, अलग अलग हिस्सों में बांट देना है कि इतना फंड हम यहाँ लगाएंगे, इतना फंड यहाँ लगाएंगे। तो कुछ तो हम करंट एसेट्स के अंदर लगाते हैं, कुछ नॉन करंट एसेट्स के अंदर। जो फंड करंट एसेट्स के अंदर लगाया जाता है उसको तो क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि ये वर्किंग कैपिटल के अंदर लगा दिया गया है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो 1 साल से पहले ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो कंपनी 1 साल से कम के एसेट्स में, जो 1 साल से पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, वैसे फंड के अंदर जब रुपए लगा रही है तो वो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जब नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो लंबे टाइम के लिए कहीं रुपए लगा रही है, जो लंबे टाइम के लिए कहीं फंड लगा रही है, कहीं फाइनेंस कर रही है, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन करंट एसेट्स। और इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। तो कहीं रुपए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अलोकेशन ऑफ फंड। थर्ड डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर को मेनली 3 डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मींस अगर तुमने इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया है तो उनको कुछ तुम रिटर्न भी दोगे, और वो रिटर्न देते हैं, वो क्या होता है आपका डिविडेंड। तो वही डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है लोगों में। या तो तुम थोड़ा रिटेन अर्निंग रख सकते हो या उनको वो प्रॉफिट दे सकते हो। जो इक्विटी शेयर्स को आप रिटर्न दे रहे हो डिविडेंड के रूप में, वो आपका क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसी को डिविडेंड डिसीजन को क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। और इसके अंदर क्या लिया जाता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला जाता है। ये जो 3 डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, इन्हीं को कहा जाता है एक्विजिशन ऑफ फंड। फाइनेंसिंग डिसीजन को एक्विजिशन ऑफ फंड, देन इन्वेस्टिंग डिसीजन को एलोकेशन ऑफ फंड एंड डिविडेंड डिसीजन को एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। तो इसको साथ में क्या कहा गया, इन 3 डिसीजन को 3 एज ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3 एज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसमें एक्विजिशन आ गया, एलोकेशन आ गया, एप्रोप्रिएशन आ गया, इसीलिए इनको 3 एज ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है क्या, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस पर्पस के साथ आप फाइनेंस को मैनेज करते हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इसमें आ जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप फाइनेंस को जब मैनेज कर रहे हैं तो वो हो जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं तो वो आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है और वहीं पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसका, रिसोर्सेज का। जब इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को, वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये एक फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजर मेनली 3 तरह के डिसीजन लेता है। 3 मेजर डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं, वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन को हम एक्विजिशन ऑफ फंड कहते हैं, कहीं से फंड को एक्वायर करना है, फाइनेंस के लिए हमें कहीं से फंड को एक्वायर करना है। देन इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्ट करना है मींस अलोकेशन ऑफ फंड, हमने फंड तो कहीं से एक्वायर कर लिया, अब उस फंड को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, वो हमारा होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसको हम एलोकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं कि उस फंड को एलोकेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम उस फंड को अब एलोकेट कर रहे हैं। वी हैव टू एलोकेट दैट फंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लाइक इफ अगर हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन करंट एसेट्स मींस it is called working capital management, and when we are investing in non current assets then it's called capital busting decisions. Investing decision called as allocation of fund. then investing decision के बाद हमारा आ जाता है डिविडेंड डिसीजन, मींस तुमने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब बात आ जाती है डिविडेंड डिसीजन की, कि जिनसे तुमने पैसा उठाया था उनको आपको रिटर्न भी देना होगा। अगर आपने शेयर से उठाया, इक्विटी शेयर से पैसा उठाया है, तो अब आपको उनको डिविडेंड देना होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। और इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो मेनली इनको 3 एज ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। इन डिसीजंस को, जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन है, इनको मेनली 3 एज ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन आता है एक्विजिशन ऑफ फंड, इन्वेस्टिंग डिसीजन एलोकेशन ऑफ फंड एंड देन डिविडेंड डिसीजन क्या होता है आपका, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। इनसे सिंपली ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्विजिशन ऑफ फंड किस डिसीजन के अंदर होता है,
तो इसके अंदर आपके ऑप्शन हो जाएंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और कोई और डिसीजन भी दे देंगे आपको, राइट। देन ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ तो बच्चों अब तक हमने जाना बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं। देन हमने जो फंड्स थे उनका क्लासिफिकेशन जाना कि उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि टाइम के बेसिस पे, ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे एंड सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे। अब इनको डिटेल में अंदर जान लेते हैं कि जो टाइम के बेसिस पे होते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स, तो इनके अंदर क्या क्या आता है। वैसे ही ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे ओन फंड और बोरोड फंड होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से फंड आ जाते हैं। और वैसे ही जो सोर्स ऑफ जनरेशन है उसके हिसाब से आपके इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से फंड्स आ जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं बेसिस ऑफ टाइम से। तो टाइम के बेसिस से में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से हो जाते हैं आपके, जो 5 साल से ज्यादा के होते हैं, जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा के हैं, आपके 5 साल से ज्यादा के हैं वो आपके लॉन्ग टर्म आ जाते हैं। लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, टर्म लोन्स हो जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, इंटरनल एक्रेल या प्लेगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों एक ही नाम है। रिटेन्ड अर्निंग को ही आप इंटरनल एक्रेल भी बोलते हो और प्लेगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख लेना, प्लग बैक कर लेना, एंड इसको बोलते हैं इंटरनल एक्रेल भी बोलते हैं। देन एंजल फंडिंग, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन और कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देन जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यूरो इश्यू एंड फॉरेन करेंसी लोन। ये हमारे क्या है, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सबको आप नोट डाउन करके रख लेना, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना कि ये हमारे लॉन्ग टर्म में आते हैं, मीडियम टर्म में आते हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं। ऐसे ही ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे ये आते हैं और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे ये सब आते हैं। इनका एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना। हालांकि इनको आगे हम डिटेल में जानेंगे, एक एक सोर्स को, लाइक इक्विटी शेयर्स को डिटेल में, प्रेफरेंस शेयर्स को डिटेल में। इस चार्ट के अंदर तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, मीडियम टर्म के अंदर कौन कौन से, शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कौन से। तो हमने जाना लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। देन टर्म लोन्स होते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स। देन रिटेन्ड अर्निंग को ही हम इंटरनल एक्रेल बोलते हैं और प्लेगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देन होता है एंजल फंडिंग, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन और कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, एडीआर, जीडीआर, यूरो इशू एंड फॉरेन करेंसी लोन। देन मीडियम टर्म में कौन से आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स और कुछ मीडियम टर्म्स लोन्स भी होते हैं। और ये लोन्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट से। तो ये मीडियम टर्म में आ गए। शॉर्ट टर्म सोर्सेस कौन से होते हैं, जो 1 साल से कम के होते हैं। तो मीडियम टर्म कौन से होंगे, जो 1 साल से ज्यादा के और 5 साल से कम के, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो आपके 1 साल तक के होते हैं और मीडियम जो, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म है वो तो 1 साल तक के होते हैं और जो लॉन्ग टर्म है वो 5 साल से ज्यादा के होते हैं। तो जो बीच का टाइम पीरियड बचा वो किसके लिए आ जाता है, वो मीडियम टर्म के लिए आ जाता है। और शॉर्ट टर्म क्या है, 1 साल से कम के लिए। यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल लोन्स, क्रेडिटर्स, पेबल्स, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, फैक्टरिंग सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट भी कौन से हैं, जो 1 साल से कम के हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। कि ट्रेड क्रेडिट कि हमने कुछ सामान खरीदा है वो भी उधार पे, तो ये ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए हमारे, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन। क्रेडिटर्स हमारे पेबल्स, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस हमने कस्टमर से लिया है। फैक्टरिंग सर्विसेज होगी, बिल डिस्काउंटिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये हमने टाइम के बेसिस से जाना कि इसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं। अब इनके हम एक चार्ट तो देख लिया कि कौन कौन से होते हैं, अब इनको डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। देन आता है ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस से। ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस से ओन्ड फंड हमारा होता है और बोरोड फंड। ओन्ड फंड तो क्या है, जो हमारा खुद का पैसा है, लाइक इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो ये क्या है, खुद का पैसा है। ओन्ड फंड में आ गए इक्विटी शेयर्स। देन प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनर्स होते हैं कंपनी के,
तो प्रेफरेंस शेयर्स। देन रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट हमने प्लग बैक करके रखा हुआ था कंपनी के अंदर, हमारी में जो प्रॉफिट हुआ था उसका एप्रोप्रिएशन हुआ, उस टाइम पे हमने कुछ जो प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने रिटेन अर्निंग करके रख लिया, रिटेन करके रख लिया है, तो वो हमारा क्या है, ओन, हमारा खुद का पैसा है। वेंचर फंडिंग एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जिन डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन फ्यूचर उन डिबेंचर्स को आप शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये हमारे ओन फंड है, खुद का पैसा है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, वेंचर फंडिंग एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देन होता है हमारा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में कौन सा हो जाता है? जो हमने कहीं से बोरो किया है, कहीं से उधार लिया है, लाइक हम कमर्शियल बैंक से लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, तो कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जनरल पब्लिक से ले सकते हैं। जनरल पब्लिक से कैसे लेते हैं हम उधार? डिबेंचर्स के रूप में। थर्ड बेसिस था हमारा सोर्स ऑफ जनरेशन। सोर्स ऑफ जनरेशन के हिसाब से कि कहां पे जनरेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स होते हैं कि ये फंड जनरेट कहां हो रहा है। इंटरनल सोर्स में तो कौन से हो जाएंगे? जो हमारी कंपनी के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं वो हमारे इंटरनल सोर्स में आ जाएंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, जो हमें प्रॉफिट हुआ था उसका कुछ हिस्सा हमने बचा के रखा है, तो ये क्या है? हमारी कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जनरेट हुआ था, उसको हमने बचा के रखा है, तो रिटेन अर्निंग क्या है? हमारा इंटरनल सोर्स है। सेल ऑफ एसेट्स, हमारे एसेट्स थे, उन एसेट्स को हमने बेच दिया, तो कंपनी के अंदर ही तो एसेट्स थे हमारे, कंपनी के एसेट्स थे, उन एसेट्स को बेचा है, तो ये जो कंपनी के एसेट्स थे और उन एसेट्स को हमने बेचा है, उन एसेट्स को सेल करने से जो हमें मनी मिला है वो क्या है? हमारा इंटरनल सोर्स हो जाएगा। एंड रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर दिया हमने, ये भी हमारा क्या? इंटरनल सोर्स है। देन एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आ जाता है? इक्विटी आ जाएगा, डेब्ट आ जाएगा। मींस जो इंटरनल सोर्सेस के अंदर हमारे जो इंटरनल सोर्सेस हैं, इसके अंदर जो जो फंड्स आए हैं, इनको छोड़ के जो फंड्स बचे वो सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जाने टाइम के बेसिस पे, ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एक फंड को डिटेल के अंदर जानेंगे। थैंक यू गाइस।